का इंजरी आपने बताया था कि आपको दीवार को पकड़ के हगने जाते थे आप। तो आप बताओ कि जी, क्या क्या इंजरी हुआ था आपको और कैसे हुआ था? कम What's up guys? My name is Shreyas Kamath. Welcome back to Indian Fitness Today. आज मेरे अगल-बगल में है मिस्टर सात्विक पांडे एंड नवजोत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं गाइस हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज और प्रिवेंट इंजरीज और अगर आपको ऑलरेडी इंजरीज है तो उससे कैसे आप बाहर निकले और कैसे आप कम बैक करें जिम में और कैसे अपना फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करें और हम अपना एक्सपीरियंसेस भी थोड़ा शेयर करेंगे क्योंकि इंजरीज इतने टाइम जब हम 10 साल के लिए वर्कआउट करते हैं 8 साल के लिए 5 साल के लिए कभी-कभी हो जाते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम हाइलाइट करेंगे किसको हाइलाइट करेंगे? आ गया नवजोत भाई को हाइलाइट करेंगे। नवजोत भाई हुँ, आप बताओ मुझ आपका इंजरी आपने बताया था कि आपको दीवार को पकड़ के हगने जाते थे आप। तो आप बताओ कि जी, क्या क्या इंजरी हुआ था आपको और कैसे हुआ था? कमर टूट गई थी नाइस भाई, स्लिप टी-शर्ट डिस्क ब्रो। की प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, तुझे पसंद आती हैं इस तरह की चीज़ें। तो हुँ। तो वो मेरे कमर में चोट लग गई थी एंड उसके बाद काफ़ी परेशान रहा मैं। 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी मेरी एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि आम तौर पे ऐसा मैंने सुना था और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जो लोग जिम जाते हैं ना, उनको जिम के अंदर इंजरीज़ बहुत कम होती है, जिम के बाहर होती है। ये मैंने बहुत सुना था पहले और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं घर में यहीं पे ऐसे ही कुछ छोटा-मोटा सा वर्कआउट कर रहा था। फ्री वेट कुछ ख़ास नहीं था मेरे हाथ में। तो थोड़ा-सा बेंड होने लगा तो बस पटक वहीं पे बैठ गया था। साउंड आया? साउंड फ़ील हुआ, मतलब आया नहीं, फ़ील हुआ कि कुछ हुआ है पीछे। ऐसे फ़ील हुँ। होता ना, तो उसके कितना बाद हल्का वेट था? मतलब मतलब कितना कुछ भी भारी नहीं, वेट था? वो घर में 5 किलो के डंबल पकड़े हुए थे और सिंगल हाँ। लेग डेडलिफ्ट लगा रहा था। सिंगल लेग हुँ, डेडलिफ्ट लगा रहा था 5-5 किलो के। एक ही था हुँ। मेरे हाथ में डंबल, एक हाथ में डंबल था 5 किलो का, सिंगल लेग डेडलिफ्ट लगा रहा था और डेमोंस्ट्रेट कर रहा था कि घर में वर्कआउट कैसे करना है, वीडियो बना रहा था पहले लॉकडाउन में। ओह! अच्छा रिसेंटली तो हुआ था? पिछले फर्स्ट वाले लॉकडाउन में तो सब हाँ, लोग बना रहे थे ना हाँ। कि होम वर्कआउट बनाओ, होम वर्कआउट मैंने भी हुँ, बना रहा था मैं भी। तो सिंगल लेग डेडलिफ्ट क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है, घर में अगर करना है तो ज़्यादा हैवी डंबल्स या हैवी वेट तो होगा नहीं, तो फुल डेडलिफ्ट नहीं लगा सकते, तो सिंगल डेडलिफ्ट लगाई जा सकती है वैसे। तो लेकिन उसमें मेरा हो गया था काम। लेकिन कभी भी कोई भी जो इंजरी होती है वो एकदम से नहीं होती है, मतलब उसी दिन वो वर्कआउट मेरा वजह नहीं थी, वजह बहुत लंबे समय से धीरे-धीरे चलती आ रही थी। रीज़न वो जो एंड वाला पॉइंट था वो बन गया। जैसे रस्सी को खींचते हैं कुएँ में से, वो घिसती रहती है, एक दिन छोटी-सी बाल्टी से भी टूट जाती है हुँ। ना, वो हुँ। हिसाब-किताब होता है। तो ये था मेरा। उसके बाद दोबारा से भी हुआ मुझे। अच्छा, उसके बाद उसको एक उसको मतलब सही से मैंने हैंडल नहीं किया, मतलब थोड़ा-सा तब मैंने कमिटमेंट भी कर दी थी कि मैं एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा और वो मैंने कर भी ली थी एंड देन अगेन मुझे थोड़ी-सी परेशानी हुई थी। बाद में मैं झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाते हुए मुझे हो गया था ये फिर से दोबारा। लेकिन अच्छा, अभी ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ कि मैं सही रहूँ। अच्छा। सात्विक भाई आपका क्या क्या हुआ था? हाँ, तो मुझे जितनी बार इंजरी हुई है शोल्डर में ही हुई है और लेफ्ट राइट दोनों में हुई है और यूजुअली हुई है बेंच प्रेस करते समय। बेंच प्रेस में कहते हैं जब वेट हैवी होता है तो पीछे स्पॉटर खड़ा होना चाहिए अनरैक कराने के लिए। तो हुँ, मेरा क्या था कि हम तो मतलब जीवन है, खुद ही कृष्ण है, खुद ही अर्जुन है, खुद ही मार्गदर्शक हैं, खुद ही योद्धा हैं, हम तो ये बिलीव करते थे। हुँ, चले गए फिर मतलब वहां से आप अनरैक करते हो वेट को तो थोड़ा सा इसमें इम्पिंजमेंट तो बहुत कॉमन था। तो उसका जो मुझे मेन वो इशू लगा वो ये था कि रोटेटर कफ मसल्स मेरे वीक थे। इस हुँ। वजह से ये होता था बहुत फ्रीक्वेंटली। तो मैंने क्या किया उसके बाद से मैंने डेली जो है रोटेटर कफ्स की एक्सरसाइज करनी शुरू करी डेली। हुँ। एक भी दिन ऑफ नहीं देता था। जब जाता था भले लेग स्ट्रेन कर रहा हूँ मैं उसको एक बार वार्म करके जरूर छोड़ता था क्योंकि फिर धीरे धीरे ये स्ट्रांग होता गया। लेकिन बेंच प्रेस मैंने छोड़ ही दी। मैं डंबल प्रेस अच्छा, मारने लगा क्योंकि वो हुँ, दर्द ऐसा होता था ना रात को कई कई बार के मतलब सोया नहीं जाता था। पेन किलर खाओ, नींद की हुँ, गोली खाओ, उसके बाद सो। हुँ। तो वो ये ये होता था। था आपको मतलब एक टिंगलिंग सेंसेशन वो होता था आपको? कभी कभार टिंगलिंग वैसे वो शार्प पेन होता रहता था। वो कहाँ से हाँ, निकल रहा हाँ। है ये पता ही नहीं चलता था। हाँ, 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 हुँ। हाँ। तो आप मतलब वो जो आपने बोला ना 2 बार हुआ था, वो दूसरी बार कब क्या हम्म हुआ था आपको? दोनों बार बेंच प्रेस से ही हुआ था। एक बार मैं सही हो गया मुझे लगा आपकी मैं देख जाऊंगा। और अच्छा,
दूसरी बारी बेंच प्रेस से वही सेम चीज। और एक बार तो अच्छा शायद वो लैटरल रेजेस में सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, इस वजह से भी हो गया अच्छा था कटक। अच्छा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद वही वार्म अप मैंने थोड़े से बढ़ा दिए। एक ये भी मैंने गलती नोटिस की थी कि जोश जोश में घुसते ही चेस्ट हो आपका शोल्डर हो कि ना 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 ना, आज तो उठाना है, वार्म अप भूल जाते हम्म थे। तो अब तो मैं हम्म। 10 से 15 मिनट वार्म अप पे देता हूँ, और रोटेटर कफ को तो मैं डेली ट्रेन करता हूँ। कब कब हो हुआ था? हो गया 2 साल हो गया, 2-3 अच्छा, साल। हम्म। तुम दोनों का एक साथ मतलब हुआ था इंजरी। तो ठीक है, अभी मैं अपना खुद का बता दूंगा। मेरा इंजरी हुआ था 2016 में। उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था। उससे पहले मैं बहुत चुतियापा करता था जिम में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन बारबेल श्रग के लिए हमारे जिम में ये नहीं था, पावर रैक नहीं था, तो एक बेंच के ऊपर बारबेल को रख के उसको उठाना पड़ता था श्रग करने के लिए, ठीक है। तो मैंने मतलब 20 केजी लगाया, विच इज नॉर्मल वेट फॉर मी टू परफॉर्म श्रग्स। तो साला जब मैं उसको उठा रहा था ना, एक ऐसा हुआ, मतलब जो ऐसे जो जो वंस मोर वंस मोर जो वंस मोर वंस मोर। कैसे जो कैसे? दिख ऐसे नीचे ऐसे ऐसे? हाँ, ऐसे नीचे। मतलब मैं एक डिफरेंट भाषा में समझाता हूँ। अगर किसी ने ना तुम्हारे गोली को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया ना, तो कैसा पेन हो जाएगा, समझ रहे हो गाइस? तो इस तरीके का पेन आ गया था, मतलब आंखों यार में यार, आंसू, डिस्क्रिप्शन कितना बढ़िया। मतलब आंखों से आंसू, मतलब होता है ना कभी कभी ऑटोमेटिकली आंसू आ जाता है, तो वो हो गया था। हम्म। और तो थोड़ा तो ये रहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, दिस इज नॉर्मल। फिर से मैं उठाने गया, ठीक है, लेकिन साला इतना बुद्धि भगवान ने दिया मुझे कि मैंने उठाने से पहले थोड़ा ईगो को लो किया और सोचा कि इसको इधर ही रख देते। और भाई हम्म। जब मैं बैठा ना उधर साइड में जाके और उठने को कोशिश की, इतना पेन मेरे को लाइफ में कभी नहीं हुआ भाई। क्या साला इतना पेन था कि मतलब उठ नहीं पाया। फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, उसने मुझे उठाया। और आपको सायाटिका पता है ना, सायाटिका क्या होता है? नहीं। नहीं पता है। वो एक नर्व ना। पिंच होता है, ठीक है, एक जो आपका जो बैक से हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हैमस्ट्रिंग को लेके पैर तक हम्म। जाता है, ठीक है। साला हम्म। क्या पेन था भाई, मतलब एक जो बोला ना ऐसे, वो ही पेन था, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला, मैं हैवी स्क्वाट करता था, डेडलिफ्ट, दैट वाज माय पावर लिफ्टिंग फेस। डेडलिफ्ट, बेंच सब लगा था, कुछ नहीं हुआ। ये 20 केजी का जो बार मैं उठाने जा रहा था ना, तब मुझे इंजरी हुआ। उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद ठीक है, सो गया, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। और सुबह मैं उठ नहीं पाया। उसके बाद मेरे को चेयर पकड़ के, ये जो चेयर होता है ना, गेमिंग चेयर, उसको पकड़ के हम्म। ऐसे जाके बाथरूम में जाना पड़ता था। और हगने, लाइक वो हमारे घर में वो वेस्टर्न होता है, तो उसमें बैठने के लिए भी साला इतना मुश्किल होता था। उसके उसके बाद उठने, आप लोग सोचते हैं ना लेग वर्कआउट के बाद सोरनेस, वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ये मतलब इतना गंदा था। उसके बाद मैं कायरोप्रैक्टर के पास गया। तब मैंने वो वीडियो बनाया अपने चैनल में, लाइक, और साहिल खान ने 2 साल के बाद वीडियो डाल के बोला, नोबडी इन इंडिया टॉक्स अबाउट कायरोप्रैक्टर, ऐसा करके। मैंने 2016 में कायरोप्रैक्टर के वीडियो डाला था मेरे चैनल पे। दैट रियली हेल्प मी, कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट रियली हेल्प मी। और उसने बताया, पता है उसने क्या बताया? उसने बताया तुम्हारा एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक साइड टिल्ट हुआ है, तुम्हारा पेल्विस जो है ना, एक थोड़ा ऐसे हुआ है, तुम वो श्रीवल्ली है ना, ऐसे ऐसे करके वैसा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो साथी को पता नहीं वो क्या है, पता है वो क्या है, देखा है तुमने? वो ट्रेंड चल रहा था, तो मेरा हाँ, ऐसा था। पता है, उसके वो बाद उसने पुष्पा। बताया कि, हाँ पुष्पा, उसने बताया कि तुम्हारा ग्लूट्स है ना बहुत वीक है। तो वीक ग्लूट्स की वजह से माय लोअर बैक वाज टेकिंग टू मच प्रेशर। इट वाज, दो यस। इम्बैलेंस बोलते हैं ना, वो था, ठीक है। यस। उसके बाद मैंने अपने पिछवाड़े को इतना मतलब वर्क दिया, तो थोड़े लोहा थोड़े बना टाइम दिया। में ठीक। लोहा, हाँ लोहा, वो पिछवाड़ा नी लोहा में बना एक और है, दिया। टंग टंग टंग, पत्थर का बहुत पिछवाड़ा। लड़की के जैसे बन गया था भाई। मेरे सिस्टर्स, मेरे कजिन सिस्टर्स बोलते थे, तुम कैसा इसको ऐसा कैसे है, हमारा क्यों नहीं है ऐसा, तो मैं उनको बोलता था हिप थ्रस्ट ग्लूट ब्रिजेस अच्छा। जो बोलते हैं ना, वो करना है। और रोमेनियन डेडलिफ्ट, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रोमेनियन डेडलिफ्ट। मैंने जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है उसको छोड़ दिया। मैंने सुमो पकड़ा, सुमो डेडलिफ्ट फॉर ग्लूट एक्टिवेशन, और रोमेनियन डेडलिफ्ट, ये सब शुरू किया। तो मेरा ये स्टोरी था। और उसके बाद 1 साल बाद जब मैं स्क्वाट वार्म अप कर रहा था, जस्ट विद बारबेल, नो वेट, स्क्वाट्स, तो मैं स्क्वाट करने गया फ्री वेट पे। और मैं नीचे गया, सेम शिट ब्रो, सेम फीलिंग अगेन, ऐसा हो गया। और उस तब मुझे पता चला कि दिस इज नॉट
माइनर इशू, मतलब ये इट कैन हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यस है ना। यस तो यस उसके बाद मैंने एक्सरे सब लिया। एक्सरे लेते वक्त उसने बताया कि तुम्हारा इधर थोड़ा ऐसा कुछ बेंड करके कुछ, आई डोंट नो व्हाट दैट टर्म इज, लेकिन उसके बाद मैंने फिजियोथेरेपी ली 1 हफ्ते। फिर उसने बताया, मेरा वार्म अप ऐसा था गाइस, आई नेवर यूज्ड टू वार्म अप। मैं ट्रेडमिल पे चलता था 10 मिनट, और अगर स्क्वाट करता तो 4 सेट लाइट वेट का लगा था, और देन स्टार्ट माय वर्कआउट। उसके बाद उसने बताया थोड़ा साइड किक मारो, फ्रंट किक मारो, ये सब करो थोड़ा, जस्ट यस टू लूजन अप योर हम्म मसल्स। तो उसके बाद आज तक मुझे कभी इंजरी नहीं है। एक और इंजरी हुई जब फुटबॉल खेलते वक्त मैं गिर गया था, दैट इज फाइन, इट कैन हैपन टू हम्म एनीबॉडी। लेकिन जिम में जब लोग सोचते हैं कि जिम में इंजरी सिर्फ हेवी डेडलिफ्ट, हेवी स्क्वाट, इससे होता है, लेकिन मेरा और नवजोत भाई वो का तो, यूजुअली नए लोगों को होता है, वो यूजुअली जो चुतियापे हाँ, वाली डेड इंजरीज होती हैं वो नए लोगों को होती हैं, जो अंधाधुंध वेट चढ़ा रहे हैं, उनको पता नहीं है फॉर्म का, टेक्निक। ऐसी एक इंजरी मुझे भी हुई थी जब मैं नया नया जिम में जाता था। तो जोश जोश में लोगों को देखता था कि क्लीन एंड जर्क मारते हैं, स्नैच ये सब करते हैं, तो मैंने भी मतलब एक बार कहा कि मैं भी ट्राई करूंगा। और हम्म, मतलब एक होता है कि यू शुड डू इट केयरफुली एंड धीरे धीरे आराम से करना चाहिए पहली बार में। अब उनको शो में देखते हैं वो झटके से उठाते हैं, तुमने कहा मैं भी झटके से हम्म, उठाऊंगा, और मैं हम्म। ये पैर मेरे पूरे वो हो गए स्प्लिट। आह, और वो जो वेट था ना मेरे पास वो ऐसे पीछे जाके गिरा। ओह वेट था उसमें, कितना वेट डाला था? 20-20 डाला था। ओह, साला पहले तो स्नैच को बारबेल से ही सीखना है, उसके बाद वेट जाके डाल रहा है। तो उसके बाद इसे क्या कैसे हुआ? गिर गया मैं। ये सब नीचे नीचे सवा सब ठीक था? सब, हाँ सब ठीक था, लेकिन आवाज आई थी कट कट की, मतलब जिम में सब आए, अरे भाई। ओह, कट बस कट करो। कट हाँ इधर कट। मतलब ये ओह हैमस्ट्रिंग और शिट। हिप फ्लेक्सर साइड। ग्रॉइन ग्रॉइन। आह हाँ ग्रोइन। उसके बाद हाँ। फिर लोग आए, कह रहे भाई अभी तक तो तुम बड़े ठीक थे, अच्छे खासे कर रहे थे, अचानक से तुम नीचे कैसे? कोई देख ही नहीं पाया हुआ क्या वो। सबको ये था अभी तुम खड़े थे, अभी तुम फिर लेटे मिल रहे हो, ऐसा क्यों? उसके बाद सब टेस्ट किया उसका ओह ना? नॉर्मल, हाँ सब नॉर्मल, ओके, इंजरी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक मतलब है, अब जिम नहीं करूंगा मैं, मेरा थोड़ा सा वो हो गया था, अब मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, बेसिकली हाँ। जो इंजरीज होती हैं मुझे लगता है कि उसके ना इनको दो कैटेगरी में एक्चुअली बांटा जा सकता है। कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि जो शेयर स्टूपिडिटी जिसको बोलते हैं उसकी वजह से होती है, जैसे कि ये इनकी पहली वाली इंजरी जो आप इनका ये पटाखा हो गया था ना, जो पटाखा गुड्डी था, ये इनकी इसलिए हुई थी क्योंकि ये शेयर स्टूपिडिटी थी। इस कैटेगरी में जो इमीडिएटली आपको इंजरी हो जाती है, मतलब आप वेट आपके ऊपर गिर गया है या फिर आपने कहीं कुछ सेफ्टी नहीं यूज़ की तो कुछ हो गया है जिम के अंदर। ज़्यादातर जो आप इंटरनेट पे वीडियोस देखते हो, जो इंजरीज होती हैं वो जिम के अंदर जो इंजरीज होती हैं वो स्टूपिडिटी की वजह से होती हैं। लेकिन कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि हमारे कम समझ होने की वजह से ओवर टाइम उन इंजरीज की भूमिका, कहते हैं ना, भूमिका बनती जाती है, एट द एंड किसी ना किसी टाइम पे आके स्नैप। तो वो इंजरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती हैं। बाय द वे, ये जो इंजरीज होती हैं इनको फिक्स किया जा सकता है, मतलब आप मेडिकल हेल्प लेके फिक्स कर सकते हो, लेकिन आम तौर पे जो इंजरीज को होने में टाइम लगता है उनको फिक्स करना ना, पहली बात तो उनको अवॉइड करना एंड देन फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट बात होती है। करेक्ट, करेक्ट। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जो इंजरीज होती हैं, मतलब 8 साल आपने काम किया, 10 साल काम किया जिम के अंदर, उसकी वजह से जो हो रही हैं इंजरीज, उनका क्या रीज़न हो सकता है? जैसे मुझे हुई या फिर श्रेयस को हुई, उसका क्या रीज़न लगता है तुम्हें मोस्ट कॉमन रीज़न? मोस्ट कॉमन रीजन तो यही है कि मतलब फॉर्म में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं, परफेक्ट हैं, लोग बाकी जैसे परफेक्ट हैं। अगर किसी बंदे को सपोज कर, ये जो श्रेयस है, श्रेयस अगर 7 साल से 8 साल से वर्कआउट कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो गलत फॉर्म एंड टेक्निक से कर रहा है, किसी टाइम पे कर रहा होगा, लेकिन अभी तो उसकी फॉर्म एंड टेक्निक जो मुझे लगता है नहीं, कि कई कई बार ये इंट्यूशन होती है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लिम्ब लेंथ अलग है, तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करने की मेरी स्टाइल अलग हो जाएगी ओवर द टाइम, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं प्रीच करूंगा ये चीज के देखो इस फॉर्म में करनी चाहिए, लेकिन मैं खुद जो अपने लिम्ब लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको चेंज कर लूंगा, और मुझे रियलाइज भी नहीं होगा ये। एक तो ये रीजन है, और दूसरा श्रेयस भाई ने खुद बताया कि वो वार्म अप नहीं करते थे। उसका तो रीज़न श्रेयस भाई के डॉक्टर ने या फिर जिन्होंने इनको बोला ना कि तुम्हारे हिप, अपना बोल रहा हूँ, ग्लूट मसल्स जो हैं वो वीक हैं, यही रीज़न था।
इनकी इनकी इंजरी का। और उसका उसका जैसे मेरी भी इंजरी का रीजन मेरे पुअर हिप के अराउंड जितने भी मसल हैं, कोर के अराउंड जितने भी मसल हैं, उनकी कमजोरी वो मेरी इंजरी का रीजन था। और मैं इंजरीज जो उसमें एक होती है ना ऐसे, नहीं नहीं कंटिन्यू करो। इंजरीज जो जितनी भी होती हैं वो आपके वीक लिंक की वजह से होती हैं। मूवमेंट के दौरान कोई ना कोई आपका वीक लिंक होता है, वो जब ओवर एक्सपोज हो जाता है तब आपको इंजरी होती है। कभी भी आपको इंजरी स्ट्रेंथ में, राइट, अगर मान लो यहाँ से यहाँ मूव करना है, आपकी स्ट्रेंथ एकदम जैसी जहां यहाँ पे है वैसी ही यहाँ पे है, ठीक है, थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया, आपको इंजरी नहीं होगी कभी भी। इंजरी आपको तभी होगी कि रेंज ऑफ मोशन में कहीं पे आपका कोई वीक लिंक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप स्क्वाट लगाते टाइम आप रेंज ऑफ मोशन के ऐसे पार्ट में आते हो जहां पे आपके ग्लूट मसल्स ने मूवमेंट को सपोर्ट करना है, लेकिन अगर ग्लूट मसल्स उतने ज्यादा वो है नहीं, स्ट्रेंथ नहीं उनमें, तो वो वीक लिंक बन जाएगा आपका, वहां पे आपको इंजरी होगी। तो इंजरीज का मेन रीजन मेरे ख्याल से ये है। और वीक लिंक कैसे क्रिएट होते हैं उसके बहुत सारे रीजन है आगे, वो हम डिस्कस नहीं, कर एक सकते हैं और अगर आप पॉइंट मैं ऐड करूंगा जो है इंजरीज का, जो लोग बात नहीं करते, ये है कि मेरा इंजरी दोनों हुआ था जब मैं लाइक पावर लिफ्टिंग स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग कर रहा था, ठीक है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, आप योर मेन गोल इज टू लिफ्ट एज मच वेट एज पॉसिबल, ठीक है। यस तो आप करते हो स्क्वाट, आप करते हो डेडलिफ्ट, आप करते हो बेंच प्रेस, आप करते हो ओवरहेड प्रेस, पुल अप्स, या जो भी आप करते हो, तो कई ऐसे मसल्स होते हैं जो जिनको काम नहीं मिलता, यू गेट माय पॉइंट, यस उनको काम नहीं मिलता, एंड दैट यस कॉजेस अ लॉट ऑफ इम्बैलेंसेस। सो मैं आपको अभी वार्न यस कर रहा हूँ, अगर आप एक एक स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ फ्री को, मतलब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, देन मेक श्योर दैट आप एक अच्छे कोच की एडवाइस लो। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने 100%। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट हैव अ कोच, एंड द मिस्टेक वाज कि मेरा सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे मैंने वार्म अप के बारे में बात की कि आई डिड नॉट फोकस ऑन द राइट मसल्स टू वार्म अप। आप ये मत सोचो कि अगर आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो आपको चेस्ट को वार्म अप करना है, आपको करना है चेस्ट को वार्म अप, लेकिन आपको शोल्डर्स को वार्म अप करनी है, आपके यस एल्बो जॉइंट पे जो भी मसल्स है उनको वार्म अप करनी है, सो वी यस फॉरगेट अबाउट दैट। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर इंजुरीज इज इम्बैलेंसेस। जब यस आप एक मसल को स्ट्रांग करते हो, दूसरा मसल उतना स्ट्रांग नहीं रहता, इवेंचुअली ओवर और टाइम ये 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 बात सिर्फ पावर लिफ्टिंग में ही एप्लीकेबल नहीं है। ये बात जो है वो नॉर्मल जो हम जिस तरह का वर्कआउट करते हैं, अगर आप मसल बिल्डिंग फैट लॉस करना चाहते हैं ना, वहां पे भी एप्लीकेबल है। एनी इवन स्ट्रेंथ के प्रोग्राम, हम जो एनी स्ट्रेंथ प्रोग्राम। वर्कआउट्स, एनी स्ट्रेंथ प्रोग्राम, यस, कि जब हम वैसे तो जब जिम जाते हैं तो हम अपनी नेचुरल जो मूवमेंट्स है, जैसे पुशिंग मूवमेंट है, पुलिंग मूवमेंट है, उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, तो आप देखोगे कि रियल लाइफ में हम एग्जैक्टली वैसे पुल या पुश नहीं करते हैं, मतलब फुल कंट्रोल के साथ हम पुश नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो कि हम डंबल रोज लगा रहे हैं, ओके, तो डंबल रोज में आपकी अपर बॉडी टाइट रहती है, एकदम स्टेबल रहती है, आपकी सिर्फ ये जो आर्म है वो मूव कर रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि सिर्फ ज्यादातर जो मूवमेंट है वो आपकी आर्म से हो रही है। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे कि आपने हैवी ऑब्जेक्ट नीचे से उठा के, बिल्कुल वैसी पोजीशन में नीचे से उठा के कुछ ऊपर करना है, तो आपके एक्शन में सिर्फ रोइंग एक्शन नहीं होगा, ट्विस्टिंग एक्शन भी होगा, राइट। तो होता क्या है कि हम जब एक तरह से एक मूवमेंट में स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट में जो मसल्स काम कर रहे हैं सिर्फ वही स्ट्रांग हो रहे हैं। साथ अगर रियल लाइफ में कभी ना कभी मैंने ऐसा करने की कोशिश की कि हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठाया, तो मेरे रोइंग मसल, जो मेरे बैक वाले मसल्स हैं, वो तो सपोर्ट करेंगे, जो मेरे रोटेशनल मसल्स हैं वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है एज कंपेयर टू मेरे बैक वाले मसल्स। तो वहां पे वीक लिंक इस तरह से क्रिएट होते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं अभी जो मेरा वर्कआउट प्रोग्राम है ना, वो उसमें बहुत डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से अगर मैं 10 एक्सरसाइज का नाम लूंगा तो 9 एक्सरसाइज 100% श्योर कि ये जो वीडियो देखने वाले लोगों को नहीं कभी भी उन्होंने किए होंगे, कुछ ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे। जैसे कि मैं करता हूँ डनफी स्क्वाट्स में करता हूँ, मैट्रिक्स लंजेस करता हूँ, आप सीधे भी लंज करते हो, आप साइड में भी लंज करते हो, आप पीछे भी लंज करते हो, ठीक है। मैं करता हूँ स्ट्रेंथ रो करता हूँ, वहां पे सिर्फ रोइंग एक्शन नहीं होता, वहां पे ट्विस्टिंग एक्शन भी होता है, आपके रोटेशनल मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस मैं अभी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो मेरा कोर है वो भी बैलेंस में आए। बैलेंस मैं चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बोला इम्बैलेंस बहुत बड़ा रीजन है। नहीं, आई एग्री 100% विद नवजोत भाई, ये वीकलिंग वाली बात तो सही है।
एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, ये प्राइम एग्जांपल है इस बात को सपोर्ट करने का कि जब कोई वन ऑफ द मसल आपकी ओवर पावर कर रही है और एक है जो वीक रह जा रही है, यस तो हाई हाई चांसेस हैं ऐसा सब होने की। बट नवजोत भाई, मतलब कोई बंदा जो बहुत लंबे समय से ट्रेन कर रहा है, जैसे आप कह रहे हो या कि हाँ कोर जिसका वो समझता है स्ट्रांग है क्योंकि सिक्स पैक एब्स दिखाई देते हैं, उसको भी यस इंजरी हो जाती है, तो उसको क्या करना यस चाहिए? मतलब उसका हाउ टू गेट उसका एन रीजन आइडिया? ये है। यस उसका रीजन ये है, जैसे इन्होंने बोला कि सपोज करो कि ये स्क्वाट मार रहे थे, उसमें अगर अभी इन्होंने अपने ग्लूट्स को स्ट्रेंथन कर भी लिया है, लेकिन एक चीज ना यहाँ पे हम एक चीज को मिस कर देते हैं, वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक मूवमेंट में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से बंच ऑफ मसल्स को सिग्नल भेजेगा और बंच ऑफ मसल्स किस तरह से सिनर्जी में फायर होके आपको वो मूवमेंट सेफली परफॉर्म करवाएंगे, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज है। मतलब कि मैं अलग अलग से सभी मसल्स को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन मेरी बॉडी को नहीं पता है कि किसी मूवमेंट में उन सभी को एक साथ में लेके कैसे फोर्स जनरेट करनी है। समझे मेरी बात? तो अगर आपके पेट मसल्स आपने क्रंचेस कोई और मूवमेंट लगा के, या फिर आपके ऑब्लिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने उन मसल्स को एक साथ यूज करना, फोर्स जनरेट करना नहीं सीखा, तो आपको इंजरी होगी फिर भी। सही है, सही है। अभी थोड़ा वार्म अप के बारे में बात करते हैं, ठीक है? वार्म अप के लिए फर्स्ट मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा तुम लोग एग्री नहीं करोगे, लेकिन मैं लाइक ये सब के लिए नहीं है, लेकिन आई टेल यू व्हाट आई डू फॉर वार्म अप। मैं थोड़ा इधर उधर ब्रिस्क वॉकिंग कर लेता हूँ 10 मिनट्स के लिए। फिर अगर मैं अपर बॉडी का कुछ वर्कआउट कर देता हूँ, तो लाइक अगर मैं बैक का वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं ये जो ये मोशन है ना, पुल डाउन मोशन विद स्ट्रेट आर्म, उसको कर देता हूँ 3-4 सेट के लिए। दैट इज़ माय वार्म अप एंड दैट इज़ ऑल आई डू गाइस। मैं बता देता हूँ कि ये जो वार्म अप इज मोर अबाउट मोबिलिटी, समझ रहे हो आपको? यस ये क्या है? ये कहाँ से आवाजें आ रही? क्या था भाई, लड़ाई हो रही क्या? ठीक है। तो सॉरी या सो एनीवे, तो मेरा मेन गोल है ना, जब मैं वार्म अप करता हूँ, कि आई मेक श्योर दैट एवरीथिंग, ऑल द वर्किंग जॉइंट्स आर मोबाइल, ठीक है? यस तो दैट इज ऑल आई फोकस ऑन, और मेरा अपना तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको भी वैसा ही करना चाहिए। आई जस्ट फील द मोस्ट कंफर्टेबल जब मैं वैसा करता हूँ। और अनदर थिंग इज, आई डोंट लिफ्ट एज क्रेजी एज आई यूज्ड टू। मतलब मैं थोड़ा ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आई नो कि मसल को एक्टिवेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच वेट्स यू आर लिफ्टिंग। यू गेट माई पॉइंट? आई फोकस ऑन प्रोग्रेशन। मैं लास्ट वर्कआउट से इस वर्कआउट में प्रोग्रेस कर रहा हूँ? यस, आई एम प्रोग्रेसिंग, दैट्स ऑल दैट आई केयर अबाउट। वो प्रोग्रेशन किसी भी तरह हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ रेप हो सकता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ सेट हो सकता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ इवन taking less rest between sets, that is also यस a type of यस progression, यस ठीक है? तो वेरी वो गुड अभी पॉइंट। मेरा यस ट्रेनिंग प्रिंसिपल है। ये जो पहले जो श्रेयस कामत था, जो साला बुक नर्ड था, ये सारा सब रिसर्च पढ़ के करता था, वो है, लेकिन इट्स नॉट द ओनली थिंग दैट आई लुक एट। आई वांट टू एंजॉय माय वर्कआउट्स, एंड उसके लिए मेरा वार्म अप ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला, इफ यू आर अ स्ट्रेंथ एथलीट, मतलब अगर आपको मैक्सिमम वेट उठाना है, तो एक कोच को रखो भाई। मैं अगर यस आपको बॉडी फैट कम करना है, ओके, यू डोंट नीड अ कोच। बट इफ यू वांट टू लाइक बिकम अ पावर लिफ्टर और वेट लिफ्टर, जैसे सात्विक भाई ने नीचे कुछ हो गया था उनका, तो फैला अगर दिया ऐसा था सब उसने नहीं, सब कुछ। हाँ, तो अगर ऐसा सब नहीं होना है ना, तो एक कोच को रखो, ताकि वो आपको बताए कि आपके बॉडी के हिसाब से आपको क्या क्या वार्म अप चाहिए। एंड वार्म अप इज एक्चुअली इट शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बट यस मेरा इतना ही है कि वार्म अप को सोच के लोग आधा घंटे वार्म अप करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आई विल टेल यू व्हाई। यस अभी अभी ये कुछ लोग होते हैं जो जिम में साला ऐसे ऐसे करते हैं स्ट्रेच, ऐसे करके सब, वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और लाइक जैसे मैंने बोला, मोबिलिटी एक्सरसाइज इज मूवमेंट बेसिकली, ठीक है? तो उन मूवमेंट को टू परफॉर्म दोज मूवमेंट्स प्रॉपरली इज व्हाट व्हाई यू शुड वार्म अप। यू शुड नॉट वार्म अप की मतलब आप सभी मसल को ऐसे ऐसे स्ट्रेच, यू कैन डू ऑल दिस, मैं ये नहीं बोल रहा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप एक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में फोटो डाल दूंगा, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है? यू आर एक्चुअली लेंथनिंग योर हैमस्ट्रिंग्स, इट इज लाइक यू आर पुटिंग रेसिस्टेंस देयर, यू आर बेसिकली स्टैटिक होल्डिंग। मेन स्ट्रीम में एक और
ये बात कहते हैं ना कि आपका जो है डायनेमिक वार्म अप रूटीन्स होने चाहिए प्री वर्कआउट, मतलब वर्कआउट के यस पहले। स्टैटिक जो होने चाहिए करेक्ट, वो बाद में होने चाहिए। करेक्ट। यस तो मे बी ये भी वो बात है जो आप कह रहे हो। नहीं, वही वही नहीं, मैं ये बताने यहाँ पे वाला था कि छोटा-सा जल्दी से बता देना, यही मैं बोल रहा हूँ कि छोटा-सा बता बोल देना बोल चाहिए कि डायनामिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या डिफरेंस होता है। हम्म डायनामिक स्ट्रेचिंग बेसिकली उसको स्ट्रेचिंग नहीं बोल मैं तो स्ट्रेचिंग उसको बोलता ही नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे dynamic स्ट्रेच stretching बहुत is like your exercise. It is similar to यस doing an इट exercise. सिमिलर टू हम्म योर एक्सरसाइज। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज स्ट्रेच कर रहा हूँ, सपोज करो कि मैं यहाँ पे ये स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो मैं स्ट्रेच करते हुए किसी चीज को पकड़ा है उसको पुश भी कर रहा हूँ, मतलब कि मैं मसल को एंगेज फुली एंगेज कर रहा हूँ और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए ज्यादा से ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये डायनामिक स्ट्रेचिंग है। लेकिन अगर आप स्ट्रेच को होल्ड करके रख रहे हो लंबे समय के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड, वो उसको हम ये जो स्टैटिक साइड किक स्ट्रेचिंग करते हैं ना, साइड किक, हम्म ये सब हम्म इट ऑल फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डायनामिक स्ट्रेचेस। ये जो करते हैं ना आप, ये ऐसे ऐसे करके हम्म ऐसे करते हैं ना लोग, ये हम्म सब उसमें पड़ता है अपना एक्चुअली जो ये जो स्ट्रेचिंग है एनीथिंग ना दैट योर मैंने होल्ड, देखा है ये चीज। या जो हम्म भी हाँ, जिसमें भी आप अपने मसल को एक पोजीशन पे होल्ड कर होल्ड रहे कर हो रहे ना, हो। या हम्म दैट इज बेसिकली स्टैटिक, मतलब राइट देयर, यस, नॉट मूविंग, जस्ट हम्म ऐसे पकड़ के, हम्म सो हम्म हाँ बोलो बोलो साथी भाई, लेकिन नौजुक डायनामिक भाई। स्ट्रेचिंग जो है वो भी देखने में किसी को, जैसे मैं अगर डायनामिक स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ ना, तो वो देखने वाले को लग सकता है कि ये शायद स्टैटिक स्ट्रेचिंग है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम्म जो मैं सपोज करो कि मैं ग्राउंड के अगेंस्ट अपने नी को पुश कर रहा हूँ, तो वो नी को पुश करना मुझे ही फील होगा, वो देखने वाले को फील नहीं होगा क्योंकि हम्म है तो एक ही जगह पे टिका हुआ ना मेरा नी, तो ये भी है। हम्म सही है और सही है। इसमें एक अपर बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर्स। मतलब हम्म वो आपके रोटेटर कफ को ही ट्रेन करेगा, लेकिन बहुत जरूरी है। मतलब कई बार या उसके हाँ, उसकी वजह से डेफिनेटली। लोगों को इंजरी हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, मतलब ये तो मेरे रूटीन में रहता ही है कि ये रोटेशन हाँ, दिख रहा वो हो तो वो आप डंबल के ये साथ करो। ये हाँ, ओ बाइसेप्स दिख रहा है एक्चुअली भाई जो सात्विक भाई। वो तो तो है तो यार ये थोड़ा जो सा। वार्म अप जैसे कि श्रेयस ने बताया, इन लोगों ने बताया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है और होना चाहिए, इसीलिए मैंने वैसे वर्कआउट सीरीज बनाई हुई है लेकिन वहाँ पे मेरा वार्म अप का सेक्शन नहीं है, और लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ जनरल रिकमेंडेशन ज़रूर देना चाहता हूँ। एंड वो जनरल रिकमेंडेशंस ये हैं कि जो भी वर्कआउट आप करने जा रहे हो उसमें जो जॉइंट आपका यूज में आना है, अगर अपर बॉडी है तो फिर मेजर जॉइंट जो भी यूज में आना है उसमें शोल्डर होगा, अगर लोअर बॉडी है तो आपके एंकल्स एंड आपके ये वाले जो भी जॉइंट्स आने हैं यूज में, उनकी एक एक मोबिलिटी एक्सरसाइज मिनिमम आप जरूर करो, एक एक मोबिलिटी एक्सरसाइज। अगर हम्म आपको नहीं पता है कि आप कौन से जॉइंट की किस तरह की मोबिलिटी एक्सरसाइज है, तो मैं इनको लिंक भेज दूंगा, मैंने वीडियोस बनाई हम्म हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट हम्म जॉइंट्स की कौन कौन सी मोबिलिटी एक्सरसाइज होती हैं, वो आप देख के कम से कम एक एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। यस सेकंड सेकंड जो भी आपकी मेजर लिफ्ट फर्स्ट आनी है उसके 2 सेट एटलीस्ट आप लाइट वेट से जरूर लगाओ। अगर आपको कोई मसल फील करने में दिक्कत आती है, जैसे बैक के वर्कआउट में आपको अगर दिक्कत आती है, बैक का बहुत सारे लोगों का इशू रहता है कि उनको फील नहीं होता वर्कआउट करते हुए, तो आइसोलेशन एक्सरसाइज के 2 सेट जरूर लगाओ ताकि थोड़ा सा ब्लड वहां पे जाए बैक में, एंड देन जब आप मेन वर्कआउट पे अपने मूव करोगे तो आपको बेटर वो फील होगा, तो ये चीज हेल्प हम्म करती है। तो ये जनरल रिकमेंडेशन है। इसको आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट कैसे करना है, ये तो तभी हो पाएगा अगर मेरे पास कोई बंदा आएगा, मैं उसको देखूंगा कि अगर वो हम्म बैक का वर्कआउट लगाने जा रहा है, उसको यार उसके कंधे आगे की तरफ हैं, तो मैं उसको, हो सकता है कि स्टैटिक स्ट्रेच हो सकता है कि मैं पहले करवाऊं, वैसे रेकमेंड नहीं किया जाता है कि स्टैटिक स्ट्रेच पहले, लेकिन हो सकता है कि मैं उसके पैक को खोलने के लिए, ताकि उसको शोल्डर जॉइंट को थोड़ा पीछे रहने में आसानी हो, क्योंकि हमने पैक को वैसे भी यूज नहीं करना, तो पीछे रखने में उसको हेल्प होगी, तो हो सकता है मैं उसके लिए यूज करूं, उसको स्टैटिक स्ट्रेचिंग को यूज करूं। तो इसलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बोला जाता है कि वार्म अप डिफरेंट होता है, लेकिन ये जनरल रिकमेंडेशन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करेगी आप सबकी। डेफिनेटली। तो इन कंक्लूजन मैं तो डेफिनेटली इतना ही बोलना चाहूंगा कि 2% तो इंजरीज ऐसी होती है जो इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। ठीक है, हाँ आप बिल्कुल एथलीट्स बिल्कुल। को देखो, आप बड़े बड़े लाइक वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को देखो, इवन दे कांट गेट अवे फ्रॉम इंजरीज। इंजरीज कभी कभी होगी, लेकिन दैट इज वाई इस वीडियो का टाइटल था रेड्यूस और प्रिवेंट इंजरीज। इट्स इम्पॉसिबल टू, कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक टेंडनाइटिस जैसी हो जाती है बाइसेप्स की इस जगह पे है ना, तो एक हम्म वियर्ड गंदी सी पेन आती है, सो दैट इज ऑल्सो अ स्मॉल काइंड ऑफ इंजुरी, राइट? सो हम उनको क्या निगल बोलते हैं,
इट्स अ स्मॉल निगल, यू नो, वो बोलते, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। अभी मेरे लोअर बैक में वो निगल है, मतलब थोड़ा एक इरिटेशन है, लेकिन इट विल गो अवे। आई विल हैव टू जस्ट डू सम ओपनिंग अप वर्क एंड ऑल दैट। सो इंजरीज कैन हैपन टू एनीवन। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख लिया और आपको कभी भी कुछ नहीं होगा, बट it can always be the chances of injuries can be reduced by doing all Yes. these things. तो जैसे इन्होंने बताया वो ओपनिंग अप द चेस्ट, राइट, तो मेरा उसका लॉजिक थोड़ा अलग है कि मैं क्या करता हूँ कि ओपनिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये जो हैवी मूवमेंट्स है ना, उसके पहले एक 2-3 सेट ऑफ पेक फ्लाइज लगा देता हूँ, ठीक है। सो आई फील विद दैट ऑल्सो ये ब्लड फ्लो थोड़ा, इट इज, ब्लड फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अगर आप उधर उस एरिया में ब्लड फ्लो थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, वो फीलिंग द मसल विल आल्सो गेट फीलिंग द इजियर। मसल इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोजिंग भी, जो कि आपको इन बिटवीन द सेट्स, इन बिटवीन द वर्कआउट भी करना चाहिए और शुरू में भी करना चाहिए। उससे माइंड मसल कनेक्शन बेटर बनता है और ये जो ब्लड फ्लो वाली बात आप कर रहे हैं, ये इंप्रूव होता है उस पर्टिकुलर पार्ट में जिसकी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। यार मुझे तो कभी याद नहीं रहता, मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता कभी भी। मैं करता था भाई, जब मैं नहीं, मेरा फर्स्ट मैं बॉडी करता बिल्डिंग रहता हूँ। शो करता था ना, तब वो क्रिस गेतिन का वीडियो देखता था मैं, तो वो हमेशा बोलता था, यू नो, एक सेट करने के बाद अगर चेस्ट कर रहे हो तो ये मोस्ट मस्कुलर पोज करो, ऐसा सब बोलता था। तो मैं करता था वो नहीं, पोजिंग। अभी आपको जिसमें पंप आ रहा है तो शीशे में आप वो तो करके देखोगे ना बार बार। हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली। नहीं, सब करते नहीं, मैं तो नहीं करता। मेरे को एक ये लगता है जिम में नवजोत वो भाई भी सब करना। करते होंगे, उनको मालूम नहीं पड़ता होगा। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से बोला जाता है ना कि हर सेट के बाद अच्छा, ऐसा करो, ऐसा वैसे नहीं, रिलीजियसली नहीं मैं कर रहा हूँ, कॉन्शियसली मतलब नहीं। कभी याद आ हाँ। गया तो ठीक है ना। लाइक चेस्ट करने के बाद है ना, चेस्ट करने के बाद अगर आप वॉल के पास जाके है ना, एक ऐसे करोगे ना, एक मतलब एक हार्ड, एक हाँ हाँ मतलब हाँ। मसल एकदम आपको फील हो जाएगा। तो इट्स लाइक क्रिएटिंग मोर, क्या बोलते हैं उसको, मोर फेटिग इन द मसल्स, फेटिग ही बोलते हैं ना, या फिर स्ट्रेस, मोर स्ट्रेस, ताकि हाँ। अगर आप जब सेट लगाते हो तो इफ यू हैव नॉट रीच्ड क्लोज टू फेलियर, देन वो थोड़ा अगर आप करेंगे तो यू विल रीच, यू नो, दैट टोटल रिक्रूटमेंट बढ़ एक्टिवेशन। जाएगा। Recruitment, yes, एक्टिवेशन। that is the word. Yes, activation will be more. तो anyway, that is not the topic. लेकिन injuries guys, आप जिम में जैसे सात्विक भाई ने किया था वो, क्या बोलते हैं उसको, क्लीन एंड जर्क या फिर स्नैच, वो सब यू नो एक अच्छे कोच के प्रेजेंस में करो, और वो सब आप मत करो। और एनी एक्सरसाइज कैन बी डेडलिफ्ट। मैंने एक वीडियो देखा था, वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पे, वो एक डेडलिफ्ट पीआर लगा रहा था, ऐसे पकड़ के सपोर्ट ऐसा दे रहा था, यू नो, इधर छाती में पकड़ के ऐसे, यू नो, ऊपर। और लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं इट इज 1 rep मैक्स, सो इट इज ओके। नहीं भाई, 1 rep मैक्स में, इफ इट्स नहीं नॉट अ ओके। 1 rep मैक्स, इफ इज नॉट डूइंग इट हिमसेल्फ, यू कांट कॉल इट अ 1 rep मैक्स। सपोर्ट दे के अगर कर रहे हो तो इट इज नॉट, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये इंस्टाग्राम के लिए अच्छा है, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एंड इंजरी के लिए इट इज नॉट गुड एट ऑल। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू आल्सो ऐड इज, अगर आप इंजर्ड हो गए तो डोंट थिंक दैट इट इज द एंड ऑफ योर लाइफ या फिर एंड ऑफ योर फिटनेस जर्नी। क्योंकि जब आप औरतों के पास जाते हो, बोलते हैं कि हो गया भाई, अभी बेड रेस्ट 3 महीने के लिए, ऐसा मत करो। वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यू नो, व्हेन यू आर इंजर्ड, क्या करते हैं फुटबॉल प्लेयर्स, क्या करते हैं जब वो इंजर हो जाते हैं, एक बार चलने शुरू हो गए तो गो बैक टू द जिम, वर्क, रिहैब, यू नो। तो रिहैब आई डोंट वांट टू रिहैब इज डिस्कस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आई डोंट थिंक यू आल्सो वांट टू डिस्कस, बिकॉज रिहैब इज समथिंग, अलग समथिंग अलग इंजरी सेपरेट। के, हाँ। यस, अलग अलग इंजरी के लिए अलग अलग रिहैब होता है, और अलग अलग लोग आपके हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डोंट सिट आइडल, क्योंकि एक बार वो फ्लो गया ना 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, देन इट इज वेरी हार्ड टू रीगेन इट। कैसे पता? आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो वो मत करना। मेक श्योर दैट यू फिक्स इट, लर्न अबाउट योर बॉडी। जब मेरे को इंजरी हुई थी ना, आई गॉट मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द, क्या बोलते हैं उसको, यस, द मूवमेंट सेम एंड सेम, एवरीथिंग, अपने यू बारे में, नो। तो मूवमेंट्स के बारे में। यस, यस यस, यस, सो आपके सेम लिए, आपके सेम साथ भी हो सकता है। सो डोंट बी डीमोटिवेटेड एंड डोंट थिंक दैट आपका हो गया जिम का, ऐसा मत करो गाइज। सो आप कुछ एंडिंग नोट है नवजोत भाई और सात्विक भाई? स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बकचोदियाँ मत करो ज़्यादा, और सिस्टमैटिक तरीके से काम करो, और वार्म अप अच्छे से करो। दैट्स Okay. इट। और हम वीडियो डालेंगे नीचे लिंक में, नवजोत भाई का मैं 2-3 लिंक डाल दूंगा। उनके जो वार्म अप के वीडियोस है, मेरे चैनल पे तो नहीं है, लेकिन उनके होंगे तो मैं डालूंगा। और जितना हो सके आप थोड़ा सेफ रहो।
तो गाइस तुमने थैंक आधा यू घंटा सो मच भाषण फॉर दे दिया ऑलरेडी वाचिंग। वैसे कंक्लूजन का। हाँ, तो थैंक हाँ यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। ये थोड़ा अलग था हमारा वीडियो, हम यूजुअली इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाते, तो प्लीज डू बट इट इज वेरी लेट अस नो। इंपॉर्टेंट टू, यस, आई इट इज मीन, इम्पोर्टेंट हम्म। एंड आई होप अगर आपको कुछ टॉपिक्स है ऐसे तो कमेंट कीजिए, गिव अस आइडियाज, यू नो, हाउ वी कैन टेक दिस चैनल फॉरवर्ड। अगर कुछ वर्कआउट का कुछ डाल के कमेंट्री करना हो वो भी हम कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, हम्म। ट्राई कर सकते हैं। तो आप seems like बताना we are गाइस। running out of ideas नो नो नो, वी आर हम्म। नॉट रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, आई वांट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, यू नो। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए तो हम देंगे। और हो गया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय टेक बाय। केयर थैंक यू सो मच एंड फॉर वाचिंग, टेक केयर, पीस। बाय बाय। पीस। पीस।